अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों कर अहम नौयत के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मामला ताहाल जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस टेकअप नहीं किया। कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तिवा हैं, पेंडिंग हैं, फ़ाइल हो चुकी हैं, मगर नंबर लगने के बावजूद अदालत उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। फ़ौजी अदालतों का मामला एक तवील अरसा तक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनकी कोर्ट में चलता रहा और उस पर काफ़ी ऑब्जर्वेशंस भी आई, कुछ ऑर्डर्स भी आए जिनको हम हुक्म इम्तना कह सकते हैं। मगर बावजूद इसके वो 102 अफराद जो कि अब गालिबन 103 हो चुके हैं, उनकी फेट क्या होगी, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर खामोश है। और न ही उनके हवाले से अभी तक जो ट्रायल है जो मिलिट्री कोर्ट्स में होना है वो शुरू हुआ है। हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी है और वो लोग पाबंद सलासल हैं, उनकी किस्मत का फ़ैसला अभी होना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मामले पर भी खामोश है। इसके अलावा एक और अहम मामला है, वो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023। इन दो के ख़िलाफ़ भी कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फ़ाइल हो चुकी हैं, मगर ताहाल उन दरख्वास्तों को भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। ये कुछ चीदा मुकदमात हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और आज डेवलपमेंट हुई है। अब से कुछ देर कबल एक टीवी चैनल पर यह खबर चली कि शायद जो अदालत ने फॉर्मर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक बेंच ने नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था जो पीडीएम गवर्नमेंट ने की थी। उन नैब तरमीम के बाद आपको मालूम है कि एक सियासतदानों का एक आप कह सकते हैं कि गिरोह था जिनको फ़ायदा पहुंचाया गया और उनका मकसद भी यही अपेरेंटली नज़र आता था कि ये कुछ चीदा जो सियासतदान हैं जो नैब के उसमें पकड़ में थे, उनको रिलीफ देने के लिए यह तरामीम उस वक्त की हुकूमत ने की थी। और साथ ही इमरान खान साहब उन तरामीम को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आए। ख्वाजा हारिस साहब ने इमरान खान को रिप्रेजेंट किया और काफ़ी लंबी एक कानूनी जंग चली, तकरीबन 55 समाअतें हुई और पाकिस्तान के जो सीनियर वकला हैं, एक जानिब ख्वाजा हारिस और दूसरी जानिब मखदूम अली ख़ान जो कि उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों में काफ़ी आप कह सकते हैं तकरार हुई, लफ्ज़ी तकरार जिसको आप कह सकते हैं लीगल बैटल। और बिल आखिर ख्वाजा हारिस साहब के नाम का कुरा निकला और जो जंग है वो जीते। अदालत ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया और एक हफ़्ते के अंदर तमाम तर रिकॉर्ड अदालतों को यानी एहतसाब अदालतों को मुंतकिल करने का कहा। अब उस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जो हमने ख़बर सुनी है, वो ये कि जो मौजूदा हुकूमत है गो कि वो निगरान हुकूमत है, मगर उस हुकूमत ने अब उस अदालती फ़ैसले को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक बेंच ने किया था, उस बेंच को चैलेंज करने जा रही है एक रिव्यू पिटीशन के ज़रिए। और ये रिव्यू पिटीशन जब फ़ाइल होगी तो मालूम होगा कि असल में मुद्दा क्या है और पिटिशनर कौन है और फ़रीक किसको बनाया गया है। ये अभी बहस चल रही है क्योंकि जिन वकील ने पहले इस केस में रिप्रेजेंट किया था उस वक्त की हुकूमत को, मखदूम अली ख़ान साहब, वो गालिबन लाइल्म हैं, उनको मालूम नहीं है और ना ही उनको अभी तक कोई डायरेक्शंस गई हैं कि वो इस पर रिव्यू फ़ाइल करें। इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ वक्त भी कम है। खैर, अब रिव्यू फ़ाइल करने के हवाले से देखना होगा आज कल में ये रिव्यू फ़ाइल होता है या नहीं, और अगर होता है तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या कहेंगे। क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब का जो स्टैंस है जो बज़ाहिर नज़र आता है वो ये समझते हैं कि पार्लिमान के पास मुकम्मल इख्तियार है कानून साजी का और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसने ये फ़ैसला सुनाया था, जो 3 रुकनी बेंच था बेसिकली, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन की राय जो थी वो अक्सरियती राय थी जिसमें उन्होंने तरामीम को कलअदम करार दिया। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इख्तिलाफी नोट दिया और भरपूर अंदाज में उन्होंने अपना केस प्लीड किया। ताहम अभी उनका तफसीली नोट उसमें आना बाकी है। उन्होंने ये कहा था अपने उस मुख्तसर नोट के अंदर
कि मुख्तसर वक्त में इतना ही लिख सकता हूँ, मज़ीद भी लिखूँगा और तफसीली अपनी जजमेंट वो जारी करेंगे, हमें उसका भी इंतज़ार है। बहरहाल अब जब ये ख़बर आई है कि इस केस को भी, इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, तो इसका फ़ायदा तो अपेरेंटली अगर लेट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला रिकॉल कर लेती है, यानी रिव्यू पिटिशंस को एक्सेप्ट करते हुए जो नैब तरमीम है उनको बहाल कर देती है, तो फ़ायदा तो ऑब्वियसली PMLN को पहुँचेगा और दीगर उन लोगों को जो इस वक्त फिर कानून की पकड़ में आते नज़र आ रहे हैं, जिनमें शाहिद खान अब्बासी हैं, नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज हैं और भी आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई लोग इसमें आते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अदालत इस मामले को कैसे टेकअप करती है, क्योंकि अभी कई अहम मामलात इससे पहले के पेंडिंग हैं, मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको टेकअप नहीं कर रहे। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसमें बज़ाहिर काजी फ़ाइज़ ईसा नाकाम हो चुके हैं, फ़ेल हो चुके हैं। अपने आप कह सकते हैं जो उनका एक स्टांस हमें नज़र आता है एक तवील अरसे से, जो वो बात करते हैं आइन की, जमहूरियत की, और उस आइन और उस जमहूरियत का सबसे बड़ा तकाज़ा तो 90 रोज़ में इंतखाबात है, जो कि अब बज़ाहिर मुमकिन नहीं आ रहा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद उस मामले को जल्द टेकअप भी करने नहीं जा रहे। अगर उन्होंने टेकअप करना होता तो कम से कम पहले नहीं तो दूसरे हफ्ते में ही टेकअप कर लेते। 17 सितंबर को उन्होंने बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाया और हल्फ उठाते ही उन्होंने सबसे पहले मुकदमा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुकर्रर किया। बहरहाल उसके बाद एक और अहम मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जिसे फैज़ाबाद धरना केस कहते हैं। नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं जो एक रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर हुआ, मगर जो अहम नोयत के मुकदमात हैं जिन पर तमाम कौम इस वक्त नज़रें जमा कर बैठी है कि इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा 2 हफ़्तों से खामोश हैं और उस पर कोई भी अपनी राय देने से वो गुरेज़ कर रहे हैं या कोई और वजह है। एक वजह जो हमें समझ में आती है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस ही है, जिसको जवाज़ बनाकर माजी में जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था फ़ौजी अदालतों के केस में, तो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने ये जवाज़ बनाया कि ये कानून जो है ये इस वक्त मौजूद है, इसका नोटिफिकेशन हो चुका है और इसकी मौजूदगी में जो बेंचेस की तश्कील है वो सिर्फ चीफ़ जस्टिस नहीं कर सकते। और इस वजह से हम ये समझते हैं कि ये जो बेंच बना है ये मुनासिब या दुरुस्त तरीके से नहीं बना। अदालत जब तक 3 रुकनी कमेटी ये केसेस फिक्स नहीं करेंगे, हम इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे और वो फ़ौजी अदालतों के केस में नहीं बैठे। अब घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। फ़ैसला करने को आए थे 18 तारीख को जब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया, और जिस कानून को जवाज़ बनाकर वो किसी मुकदमे में नहीं बैठ रहे, उस कानून को ही डिसाइड करने से अभी तक तो हमें नज़र आ रहा है कि वो उसमें कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। एक समाअत 18 सितंबर को हुई और फिर दूसरी समाअत कल यानी 3 अक्टूबर को हुई और 2 हफ़्तों के बाद समाअत, उसके बाद अब आइंदा समाअत 9 अक्टूबर तक चली गई है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और वो भी कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं है, चाहे 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला हो, चाहे फ़ौजी अदालतों का केस हो, या फिर जो कानून साजी की गई है पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट है उसकी तनाजुर में, उनको टेकअप करने से फ़िलहाल वो गुरेज़ा हैं। और जहाँ तक मुझे वजह समझ आती है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक कुछ डायरेक्शंस भी गई थी अपने ही इदारे को, अपने ही मातहत अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के जब तक 184 जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक इन केसेस को फ़िक्स ना किया जाए 184(3) के जो मामलात हैं। इसमें सवाल ये उठता है, एक जानिब आपने एक सेटलमेंट की है, एक आपने एक कह सकते हैं कि एक कंप्रोमाइज़ किया है, अपने 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ मुशावरत के बाद आप आम नोयत के जो मुकदमात हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। हर हफ़्ते एक काज लिस्ट जो 1 हफ़्ते के लिए तैयार की जाती है, जिसको फ़ाइनल काज लिस्ट कहते हैं, वो उनके मशवरे के साथ आप तरतीब दे रहे हैं, उनको केसेस को फ़िक्स कर रहे हैं। और कल ओपन कोर्ट में आपने
ये दावा भी किया कि हम तमाम तर जो फ़ैसले अभी तक हमने किए हैं वो मुतफ़िक़ा तौर पर किए हैं और कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वो बेसिकली बताना ये चाह रहे थे कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो हैं वो हमसे इख्तिलाफ़ नहीं कर रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसले कर रहे हैं। तो क्यों कर जब आपने एक ये तरीक़ाकार अपनाया है आम जो मुकदमात हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करने का कि आप एक गैर मामूली अंदाज में और एक उस तरीके से एक कमेटी ना बनाकर भी आप कमेटी की सूरत में मुशावरत कर रहे हैं और बेंचेस बना रहे हैं, तो फिर 184(3) के मामलात को क्यों टेकअप नहीं कर रहे? एक जानिब आप ही अपने फ़ैसले में लिखते हैं कि सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, उन पर गोलियां चल रही हैं, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया हाउसेस पर पाबंदी लगाई जा रही है, और अगर हमने कुछ टेकअप ना किया इन मामलात को जल्द तो फिर देर हो जाएगी। अब तकरीबन 2 साल पहले आपने ये एक ऑर्डर दिया था उस वक्त के चीफ़ जस्टिस को कहते हुए, एक गालिबन नोट लिखा था। अब आप ख़ुद चीफ़ जस्टिस हैं और हालात वही हैं। आज भी कई सहाफ़ी लापता हैं, कई मामलात हैं जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ आप ही 2015 में एक फ़ैसला दे चुके हैं। अब क्यों कर आप इस मामलात को टेकअप नहीं कर रहे? क्योंकि वो भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं। एक जानिब आप कहते हैं कि जो पार्लिमान कानून साज़ी करता है वो अवामी नुमाइंदों की जानिब से एक उनको मैंडेट होता है और उसकी बुनियाद पर वो करते हैं, तो वो मफाद आमा की सूरत में वो कर सकते हैं। दूसरी जानिब मफाद आमा जो है वो यहाँ पर भी है कि आम शहरी उनको फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल हो रहा है और उस पर आप अपनी राय भी माजी में दे चुके हैं, तो क्यों कर उसको टेकअप नहीं कर रहे? अब यहाँ पर एक और सवाल है, आपने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जारी किया जो हाल ही में जारी हुआ, उस समाअत का मैं बात कर रहा हूँ जो कुछ रोज़ कबल हुई थी, और उस समाअत के हुक्मनामे के अंदर ये तासुर मिलता है और उस समाअत से भी ऑब्वियसली ये तासुर मिलता है कि आपका फ़ोकस, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ोकस इस वक्त उस वक्त के हालात पर है जब ये फ़ैसला फैज़ाबाद धरना केस में 2019 में जारी किया गया था, 2018 में, और जो मामलात उस वक्त थे उनको उसी वक्त तक आप रख रहे हैं। आपने जो आखिर में 2 सतरें लिखी हैं अटॉर्नी जनरल से मुताल्लिक़ कि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि जो ये मामला था फैज़ाबाद धरना का और ये जो फ़ैसला था ये उस वक्त के लिए था, इसका दायरा इख्तियार अब मज़ीद ना बढ़ाया जाए। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा भी ख़ुद को उस वक्त तक महदूद कर रहे हैं। कभी खादम रिजवी साहब की बात करते हैं और कभी उनकी बात करते हैं जिन्होंने उस मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो कि उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद थे। तो बज़ाहिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अभी तक जो कुछ हमें शो किया है, जो उनके कार्ड्स हम देख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि मौजूदा हालात में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक साइड पर रख कर माजी में जो कुछ हुआ उसको एक मरतबा फिर वो टेकअप करने जा रहे हैं। गो कि वो भी होना ज़रूरी है, मगर इस वक्त इन हैंड इशू सबसे बड़ा आम इंतखाबात का है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का है, और जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ इस मुल्क में हो रहा है उस सब का है। उस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो खामोशी है उससे कई सवालात उठ रहे हैं और बहुत से लोग इसको चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नाकामी समझ रहे हैं, क्योंकि एक जानिब आपने एक समझौते के तहत जो 3 रुकनी कमेटी कानून में जो बताई गई है वो बनती है, आप एक रफली आप कह सकते हैं या एक गैर मामूली अंदाज में आपने उसको भी जारी रखा है, और अदालती जो हुक्म इम्तना है उसको ख़त्म ना करके भी आप आज बेंचेस की तश्कील जजेस के साथ मुशावरत के साथ कर रहे हैं। तो इतना कंप्रोमाइज़ अगर आपने कर लिया है तो इन मामलात को भी टेकअप कर लें, ये भी 2 जजेस के साथ मुशावरत के बाद डिसाइड कर लें कि कौन सा बेंच इन मामलात को सुनेगा। अगर आप फ़ौजी अदालतों के केस में पहले माजी में अपनी राय दे चुके हैं तो आप उस बेंच में ना बैठें, आप उस केस में फुल कोर्ट ना बनाएं, और जो पहले 7 रुकनी या 6 रुकनी लार्जर बेंच है मौजूद हैं चीफ़ जस्टिस के अलावा, तमाम जजेस उमर अता बंदयाल साहब के अलावा, उन पर मुश्तमिल एक बेंच बना दें और फ़ौजी अदालतों का मामला वहाँ भेज दें और उनको कहें कि फ़ैसला करें, जल्द फ़ैसला करें। एक जानिब जो आप इंतज़ामी सतह पर कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एज़ अ कोर्ट रिपोर्टर मैं तो उनको काफ़ी खुशाइंद समझता हूँ, और ये ज़रूरत थी, माजी में हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है, देर आयद दुरुस्त आयद।
जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है वो एक अच्छी रिवायत थी। उसके बाद काफ़ी टेंशन्स भी हमें अब जजेस में कम होती नज़र आ रही हैं। जुडिशल साइड पर ऑब्वियसली हर जज की इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी अपनी दानिश के मुताबिक अपनी जो उनकी रीडिंग है आइन की कानून की उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं। मगर इंतज़ामी मामलात हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। उस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को क्रेडिट ज़रूर जाता है। जो गैर मामूली गैर ज़रूरी जो इल्तवा लिया जाता है वकला की जानिब से, उस पर भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कुछ बेहतर मुस्बत इक़दाम उठाए हैं। आज भी एक मुकदमे में वकील से हल्के फुल्के अंदाज में ही उन्होंने जब इल्तवा मांगा तो वकील से चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अक्सर दुकानों पे एक नोट चिपका होता है कि उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो, तो आप भी हमसे इल्तवा मांग कर ना ख़ुद शर्मिंदा हों ना हमें शर्मिंदा करें। तो ये कुछ काम हैं जो काबिल सताइश हैं और हम इनकी तारीफ़ करते हैं, बवांगे दोहल करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो अहम नोयत के पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं उनको टेकअप ना करके कई सवालात को जन्म दिया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अब वक्त आन पहुंचा है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मालूम हो कि बेसिकली काजी फ़ायज़ ईसा साहब जा किस तरफ रहे हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।